चलिए आइए, let's start today's class, students. Let us start today's class. Today we are going to discuss a very unique and a very कह सकते हैं आप लोग conceptual chapter in our direct tax portion, which is clubbing of income. This chapter is fully based on one theory, one concept कि देखो कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ किस लिए बनाया जाता है, कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी नीड होती है। वैसे ही इनकम टैक्स में भी क्लबिंग ऑफ इनकम का जो लॉ बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि लोग अलग अलग तरीक़ों से अपने टैक्स को अनलीगल वे में, गलत तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, इनलीगल वे में बचाने की कोशिश करते हैं, जिसको रोकने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को बनाया गया है। क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को बनाया गया है। बिफोर explaining you what is clubbing of income, before explaining you what is clubbing of income, I have just given you two cases. मैंने आप लोगों को अभी दो केसेस दिया था, केस ए, केस बी। तो केस ए में मैंने आपको बताया, केस ए, केस बी दोनों में ही रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की बात हो रही थी। यहाँ पर इनकम था एक्स का 12 लाख केस ए में, और ब्रदर ऑफ एक्स जो कि वाई है, उसकी इनकम मैंने कहा नील केस ए में। और केस बी में भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ही हैं दोनों। इनकम ऑफ एक्स है 9 लाख, मगर ब्रदर ऑफ एक्स जो कि वाई है उसकी इनकम बताया 3 लाख। तो बेसिकली केस ए, एक्स की इनकम 12, वाई जो कि एक्स का भाई है उसकी इनकम नील। केस बी इनकम ऑफ एक्स 9 लाख और वाई जो कि एक्स का ब्रदर है उसकी इनकम है 3 लाख। अब यहाँ पर मैंने आंसर निकाला, तो केस ए में मेरा जो टैक्स आ रहा था वो आ रहा था 1,79,400, 1,79,400, और वाई का नील। और केस बी में जो हमारा एक्स है उसका टैक्स आ रहा था 96,200, मगर जो वाई है जो कि ब्रदर ऑफ एक्स था उसकी इनकम आ रही थी, उसका इनकम टैक्स आ रहा था नील। मतलब अगर हम बात करें तो केस ए में जो टैक्स बन रहा था यहाँ पर, जो टैक्स हमारा बन रहा था यहाँ पर, वो टैक्स हमारा इस पर बन रहा था 179,400। इस पर तो टैक्स आपका नील था। इस केस में जो हमारा फिर से जो कि टैक्स हमारा बन रहा था वो आपका बन रहा था 96,200, और इस केस में जो आपका टैक्स बन रहा है वो आपका बन रहा है नील। अच्छा, आप देखो अगर एक्स और वाई दोनों भाई हैं, ठीक है, तो मैंने कहा जो उनकी घरेलू इनकम हुआ, मतलब मिला करके जो इनकम घर पर गई वो इनकम तो गई 12 लाख। मैं कमाऊँ, मेरे भाई ने कमाया, मिल करके हम दोनों ने 12 लाख रुपए कमाया। पहले वाले केस में एक्स ने 12 लाख रुपए कमाया, तो फिर टैक्स कितना जा रहा है? टैक्स जा रहा है 1,79,400। जबकि दूसरे वाले केस में एक्स और वाई दोनों ने मिल करके कमाया, एक्स ने 9 लाख रुपए कमाया, वाई ने 3 लाख रुपए कमाया, तो फिर दोनों का मिला करके यहाँ पर इस वाले केस में टैक्स जा रहा है 96,200। आप ध्यान समझिएगा, देयर इज अ टैक्स सेविंग in case B. There is a tax saving in case B. Although total income of X and Y in both the above cases is rupees 12 lakh, but there is tax saving of rupees 83,200 in case B। 83,200 रुपये की टैक्स सेविंग हुआ
कौन से केस में? केस बी में देर इज टैक्स सेविंग ऑफ ₹83,200 इन केस बी। केस ए केस बी में दोनों की इनकम जो है एक्स और वाई की अगर आप मिला दोगे तो फिर 12 लाख रुपए है, बट देर इज टैक्स सेविंग ऑफ ₹83,200 इन केस बी। तो ऐसा क्यों हुआ? ध्यान समझना, ऐसा शायद इस कारण से हुआ होगा, ध्यान समझना, क्योंकि एक्स ने अपनी कुछ इनकम को वाई के नाम पर डाइवर्ट कर दिया इन केस बी। मैं कहूँ एक्स ही सब चीज़ों का मालिक है, घर में सब चीज़ों का मालिक कौन है? सब चीज़ों का मालिक एक्स है। नॉर्मली अपने इंडियन कल्चर में होता भी यही है, मालिक कोई एक ही होता है, वन पर्सन इज द ओनर। इट माइट बी योर फादर, इट माइट बी योर ग्रैंडफादर, सम मेल मेंबर इज नॉर्मली द ओनर ऑफ एवरीथिंग, राइट। बट क्या होता है, जब वो मेल जो पर्सन है वो सब चीज़ों का ओनर होता है, जैसे अपने लिए केस ए में हो रहा था, जब वो सब चीज़ों का ओनर होता है तो उसकी पूरी इनकम ज़्यादा आएगी। जब उसकी पूरी इनकम ज़्यादा आएगी तो फिर उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, जबकि उसके जो बाकी लोग हैं उनकी इनकम कुछ भी नहीं आ रही, इसलिए उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। प्लीज़ ध्यान से देखिए, केस ए केस बी में, दोनों केस में मेरा समझाने का मतलब ये था कि दोनों केसेस में इनकम तो एक्स और वाई की दोनों की मिलाकर के 12 लाख रुपए आ रही है, मगर केस ए में एक्स को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ा, जबकि केस बी में एक्स और वाई को मिलाकर के कम टैक्स भरना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्स ने केस बी में कुछ इनकम अपनी डाइवर्ट कर दिया था टू वाई। एक्स ने कुछ इनकम अपनी डाइवर्ट कर दिया था टू वाई, मतलब एक्स अपनी कुछ इनकम को वाई का हिस्सा दिखा रहा था, अपना हिस्सा ना दिखा करके किसका हिस्सा दिखा रहा था? एक्स वॉज शोइंग इट टू बी द इनकम ऑफ वाई एंड नॉट एक्स। एक्स अपनी इनकम ना दिखा करके एक्स उसको किसकी इनकम दिखा रहा था? एक्स उसको वाई की इनकम दिखा रहा था। एक्स उसको जो है अपनी इनकम नहीं दिखा रहा था, एक्स उसको वाई की इनकम दिखा रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट कैन हैपन इज, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि जो ब्रेकअप है एक्स की इनकम का इन केस से वो कुछ ऐसे है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुझे कम करके दिखाना था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुझे दिखाना था 3 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख। अब देखो क्या किया यहाँ पर एक्स ने क्या किया केस बी में X instead of receiving rent of house property, he diverts it to Y। मतलब x क्या करता है, ध्यान समझना, x कहता है कि जो ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मेरे नाम पर आता है 3 लाख रुपए का, इसको आप मेरे नाम पर मत दो, अपना जो भी टेनेंट होगा एक्स का, एक्स अपने टेनेंट से कहता है कि आप ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मुझे मत दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मेरे भाई को दीजिए। किसको दीजिए? मेरे भाई को दीजिए। ऐसे केस में ध्यान से समझो, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन? घर का मालिक कौन? घर का मालिक है एक्स, मगर एक्स ने क्या किया? एक्स ने किराया अपने नाम पे नहीं लिया, एक्स ने किराया किसको दिलवा दिया? एक्स ने किराया दिलवा दिया वाई को। जैसे घर मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम पर है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, रजिस्टर्ड मेरे नाम पर है, मगर मैंने कहा मुझे मत दो, मेरी जगह पर इसको दे दो, तो अब वो इनकम तो मेरे हाथ में आई नहीं, वो इनकम तो फला आदमी के हाथ में चले गई, वो इनकम तो मेरे भाई के हाथ में चले गई। जब वो इनकम मेरे भाई के हाथ में चली गई तो मैंने कहा कि वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? वो इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ माय ब्रदर, वो इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ माय ब्रदर। हेंस यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि अब एक्स जो है उसके पास में सिर्फ बच गया इनकम फ्रॉम बिजनेस,
एक्स के हाथ में सिर्फ बच गया इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख रुपए, और वाई के हाथ में फिर क्या बच गया, वाई के हाथ में फिर आपका बच गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए। अब हम लोगों ने इसके ऊपर में टैक्स निकाल दिया, तो आपने देखा कि केस ए में अपने को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा केस बी के कंपैरेटिवली। यहाँ तक का फंडा सबको समझ में अगर आ रहा हो तो आप लोग मुझे बोलिए, देन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। अगर यहाँ तक का फंडा सबको समझ में आ गया हो देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि x ने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया। इन केस बी x हैज़ डाइवर्टेड हिज इनकम टू y whose income was less, so as to avail the tax benefit of lower tax slab, ताकि उसको लोअर टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिल पाए, इसीलिए एक्स ने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया वाई के फेवर में। इसीलिए एक्स ने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया वाई के फेवर में। इन केस बी एक्स हैज डाइवर्टेड हिज इनकम टू वाई हुज इनकम वाज लेस, सो एज टू अवेल द टैक्स बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स स्लैब। सो ये बेसिकली हुआ इस वाले केस में। क्या अब आप लोग सोचो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको टैक्स ज़्यादा लेना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको टैक्स ज़्यादा लेना है, क्या वो केस बी को अलाउ करेगा? क्या वो केस बी को अलाउ करेगा? एक्स और वाई तो चाहेंगे कि केस बी का सिनेरियो बने कि केस ए का सिनेरियो बने। पहले ये बताओ एक्स और वाई क्या चाहेंगे? एक्स और वाई चाहेंगे कि केस बी का सिनेरियो बने या केस ए का सिनेरियो बने? एक्स और वाई क्या चाहेंगे? प्लीज आंसर। वेरी गुड, एक्स और वाई तो चाहेंगे कि केस बी का सिनेरियो बने, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? केस ए का सिनेरियो बने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहेगा केस ए का सिनेरियो बने। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करेगा, ध्यान समझो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट will not allow such kind of tax escapement, ठीक है, and hence will club the income of Y in the hands of X। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ टैक्स एस्केपमेंट, वो ऐसे एस्केप करने नहीं देगा ऐसे चीज़ को, ठीक है। एंड हेंस विल क्लब द इनकम ऑफ वाई, वाई की जो 3 लाख रुपए की इनकम है ना, वो क्लब कर देगा, विल क्लब इन द इनकम ऑफ एक्स। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, y की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा, किसके हाथ में? y की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा इन द इनकम ऑफ x। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, केस बी में जो फाइनल ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से देखना, जो फाइनल ट्रीटमेंट होगा वो सिमिलर टू x, वो सिमिलर टू a ही होगा, वो सिमिलर टू a ही होगा। क्यों वो सिमिलर टू a होगा? ध्यान समझना, क्या करेगा, x के लिए इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खुद का तो नल था, बट यहाँ पर ऐड कर देगा इनकम ऑफ वाई
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हम y की इनकम को क्लब कर रहे हैं x के हाथ में। और इनकम फ्रॉम बिजनेस तो था ही हमारा 9 लाख, तो ये 9 लाख। अभी जो हमारी टोटल इनकम आ गया, ये आ गया हमारा 12 लाख। ठीक है, अभी y के हाथ में अगर हम लोग बात करें तो y के हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो था 3 लाख, मगर इसको आपने माइनस कर दिया क्योंकि आपने इनकम क्लब कर दिया इन हैंड्स ऑफ x। मतलब आपने y के हाथ में उसको टैक्सेबल नहीं किया, आपने टैक्सेबल किसके हाथ में किया? आपने टैक्सेबल किया इसको x के हाथ में। दिस इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम, दिस इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। अब बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में मैं लिखने जा रहा हूँ व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स द इनकम of one person is clubbed in the, clubbed मतलब added, clubbed मतलब added, added in the hands of another। ठीक है, दूसरे के हाथ में उसको क्लब कर उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, किसके हाथ में क्लब किया जाता है? दी रियल ओनर, या आप कह सकते हो बेनिफिशियल ओनर। किसके हाथ में क्लब किया जाता है? बेसिकली क्लब किया जाता है जो उस चीज़ का बेनिफिशियल ओनर होगा, उसके हाथ में क्लब कर दिया जाता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स द इनकम ऑफ वन पर्सन इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अनदर द बेनिफिशियल ओनर। उसके हाथ में हम लोग जो है क्लब कर लेंगे, उसके हाथ में हम लोग जो है क्लब कर लेंगे। तो ये हम लोग काम करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में। क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में हम लोग क्या करेंगे? इनकम ऑफ वन पर्सन इज क्लब्ड इज एडेड इन द हैंड्स ऑफ अनदर बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, क्लब मीन्स ऐड करना, क्लब मीन्स ऐड करना। अब ध्यान से इस चैप्टर का मोटिव समझिएगा, इस चैप्टर के पीछे का मोटिव समझिएगा। इस चैप्टर में होता क्या है? बेसिकली एसएससी चाहेगा कि किसी भी तरीके से कुछ भी षड्यंत्र करके वो अपनी इनकम को दूसरे के हाथ में डाइवर्ट कर दे। एसएससी क्या चाहेगा? एसएससी ये चाहेगा कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके वो अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दे, अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दे दूसरे के हाथ में, ताकि दूसरे के हाथ में वो इनकम दिखाई दे, इस एसएससी के हाथ में इनकम वो दिखाई ना दे। ठीक है, बट द रियल बेनिफिशियल ओनर इज द एसएससी। मतलब रियल बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर कौन रहेगा? रियल बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर एक्स ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दूसरे पर्सन के हाथ में, जिसके हाथ में डाइवर्ट हुआ था, उसके हाथ में उस इनकम को टैक्सेबल नहीं करेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर वाई के हाथ से वो इनकम जो है वो माइनस कर दिया। वाई को उसका टैक्स नहीं देना है, उसका टैक्स कौन पे करेगा? उसका टैक्स पे करेगा एक्स। देखो यहाँ पर डबल टैक्सेशन भी नहीं कर रहे, ये नहीं कि 3 लाख पर एक्स को भी टैक्स देना, 3 लाख पर वाई को भी टैक्स देना है। 3 लाख पर टैक्स कौन देगा? 3 लाख पर टैक्स देगा एक्स। क्यों एक्स देगा? क्योंकि एक्स इज द रियल ओनर, एक्स इज द रियल ओनर। अगर मैं कहूँ घर मेरे नाम पर है, घर मेरे नाम पर है, मैंने उसका किराया किसी के भी हाथ में दिया, मगर रियल बेनिफिशियल ओनर तो मैं ही हुआ ना। घर अगर मेरे नाम पर है, घर अगर मेरे नाम पर है, उसका किराया किसी के भी हाथ में जाए, रियल बेनिफिशियल ओनर तो हम ही कहलाएंगे ना, कि दूसरा कहलाएगा जिसके हाथ में किराया जा रहा है, उसको नहीं कहा जा सकता। तो बेसिकली ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? वो क्लबिंग ऑफ प्रोविजन अप्लाई करता है। कौन से प्रोविजन अप्लाई करता है? क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को अप्लाई करता है। तो आई होप दिस फंडा इज क्लियर। नाउ वी कैन प्रोसीड विथ the provisions. Now we can proceed with the provisions. One, you have got through this.
Yes, this depends on the real beneficial owner. Yes, this depends on the real beneficial owner. Suppose करो कि घर एक्चुअली वाई के नाम पर है, घर एक्चुअली वाई के नाम पर है, घर एक्स के नाम पर नहीं है, घर एक्चुअली किसके नाम पर है, घर एक्चुअली वाई के नाम पर है, तो भी क्या ऐसे केस में एक्स के हाथ में इनकम को ऐड करना सही रहेगा? नहीं, ऐसे केस में एक्स के नाम पर इनकम को ऐड करना सही नहीं रहेगा। इनकम को हम लोग कब कब क्लब करेंगे, इनकम को हम लोग कब ऐड करेंगे, इनकम को हम लोग तब ऐड करेंगे जबकि एक्स घर का मालिक हो, एक्स इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बट ही हैज ट्रांसफर्ड हिज इनकम इन द नेम ऑफ वाई, ही हैज ट्रांसफर्ड हिज इनकम इन द नेम ऑफ वाई। Vedisa, this is very simple. दिस इज़ वेरी सिंपल। एक बार और सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस क्या कहते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस ये कहते हैं कि एक मोटा मोटी हम लोग अभी समझ रहे हैं, अभी हम लोग किसी भी एग्जैक्ट प्रोविजन पर नहीं गए हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस ये कहते हैं कि जब भी हम लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट करते हैं, जब भी हम लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट करना चाहते हैं इन दी हैंड्स ऑफ अनदर पर्सन जस्ट टू अवेल अ लोअर टैक्स बेनिफिट, जैसे मैंने कहा मेरी अकेले की इनकम 12 लाख रुपए है, मेरे भाई की इनकम 0 रुपीज़ है, तो बेसिकली पूरे 12 लाख रुपए पर मुझे टैक्स भरना पड़ गया। मगर मैंने कहा मेरी इनकम 9 लाख है, उसकी इनकम 3 लाख है, तो फिर बेसिकली हमें कुछ टैक्स में छूट मिल गया, क्योंकि 3 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स नहीं लगता, तो 3 लाख रुपए हमारा वो टैक्स का बच गया। हमको सिर्फ 9 लाख रुपए पर टैक्स देना है, और 9 लाख रुपए पर मैंने आपको टैक्स दे करके बताया कि वो काफ़ी कम आ रहा था। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग लोअर टैक्स बेनिफिट का, लोअर टैक्स स्लैब बेनिफिट लेने के लिए अपनी इनकम को दूसरे के फेवर में डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस को रोकने के लिए ही क्या बनाया गया है, क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को बनाया गया है। आई होप विद दिस सिंपल फंडा इज क्लियर टू यू। हाँ विजय साहब बोलिए आगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं रिपीट कर दूं, ये जो केस का मैंने अभी क्लबिंग किया है उसे रिपीट कर दूं, राइट? आप चाहते हैं कि जो केस का मैंने क्लबिंग किया है उसको मैं रिपीट कर दूं, राइट? सो ये केस का क्लबिंग ध्यान से समझिएगा, ये केस का क्लबिंग ध्यान से समझिएगा। ओके, ये जो केस जो कि मैंने अभी समझाया आपको, वो केस का आप चाहते हैं कि मैं क्लबिंग का आपको प्रोसेस वापस एक्सप्लेन कर दूं। बहुत ही सिंपल सा केस था। यहाँ पर एक्स ने क्या किया था कि एक्स के पास में हाउस प्रॉपर्टी था, एक्स ने सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम आती थी, जो सैलरी आती, जो इनकम आती थी, उसको वाई के नाम पर कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम आता था उसको वाई के नाम पर कर दिया। तो एक्स के नाम का जो हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम आता था उसको अगर वाई के नाम पर कर दिया, तो फिर अब यहाँ पर क्या किया, एक्स की इनकम में हमने वो ऐड कर दिया और वाई की इनकम से माइनस कर दिया। बहुत ही सिंपल सा केस मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था। एक्स ने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की अपनी रेंटल इनकम को वाई के नाम पर कर दिया था, और वाई से हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, वाई से हम लोगों ने माइनस कर दिया, और एक्स के हाथ में हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया, एक्स के हाथ में इसको प्लस कर दिया, और वाई से इसको हम लोगों ने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो वाई से माइनस हो गया और एक्स से हम लोगों का प्लस हो गया। तो ये सिंपल सा केस हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया था। I hope this is clear to all of you. But this is this clear to you. Let us proceed now then. चलो आओ जल्दी से आइएगा, ध्यान से देखिएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस पर आते हैं। एक बार फिर से ये प्रोविजन समझने का ध्यान समझ लीजिएगा। एसएससी चाहेगा कि वो किसी भी तरीके से टैक्स को बचाए, एसएससी चाहेगा कि वो किसी भी तरीके से टैक्स को बचाए, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या चाहेगा, डिपार्टमेंट ये चाहेगा कि वो जो एसएससी जो गलत यूज़ करके
जो टैक्स के प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल करके टैक्स को बचाना चाहता है उसको रोकेगा। तो डिपार्टमेंट जो प्रोविजंस बनाएगा, या बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि एसएससी किसी भी तरीके से टैक्स के प्रोविजंस का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके अपने टैक्स को ना बचा पाए। तो यहाँ पर हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ। ट्रांसफरर मतलब जो हमारा मिस्टर एक्स है, ट्रांसफरर मतलब जो हमारा मिस्टर एक्स है, उसने ट्रांसफरी मतलब मिस्टर वाई को, ट्रांसफरी मतलब मिस्टर वाई को इनकम ट्रांसफ़र किया। क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया? इनकम ट्रांसफ़र किया विदाउट ट्रांसफरिंग सच एसेट्स। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्स ने क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया? एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ट्रांसफ़र किया। एक्स ने क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया? मिस्टर एक्स ने क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया? मिस्टर एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ट्रांसफ़र किया टू मिस्टर वाई। राइट, मिस्टर वाई को क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया? एक्स ने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ट्रांसफ़र किया, बट नॉट हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में अगर ट्रांसफ़र नहीं किया, ट्रांसफ़र क्या चीज़ किया? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र किया हाउस प्रॉपर्टी का रेंट। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र क्या चीज़ किया? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र किया हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, बट नॉट हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं किया तो ऐसे केस में जो इनकम मिस्टर वाई के हाथ में आ रही है, क्योंकि इनकम तो किसके हाथ में आ रही है? इनकम तो मिस्टर वाई के हाथ में आ रही है। ऐसे केस में इनकम ऑफ मिस्टर वाई, इनकम ऑफ मिस्टर वाई, इनकम ऑफ मिस्टर वाई, क्योंकि ऐसे केस में हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है ये किसको रिसीव हुआ? हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो रिसीव हुआ मिस्टर एक्स को, ना कि मिस्टर वाई को। ऐसे केस में इनकम ऑफ मिस्टर वाई विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। प्लीज ध्यान समझिएगा, ऐसे केस में इनकम ऑफ मिस्टर वाई विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। ऐसे केस में इनकम जो होगी मिस्टर वाई की उसको हम लोग क्लब कर देंगे। क्लब कर देंगे किसके हाथ में? क्लब कर देंगे मिस्टर एक्स के हाथ में, क्योंकि मिस्टर एक्स इज द रियल ओनर। मिस्टर एक्स के नाम के, मिस्टर एक्स के नाम पर हाउस प्रॉपर्टी है। नॉट ओनली हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट हो सकता है। इट कैन बी एनी एसेट, इट कैन बी मशीन, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी एनीथिंग जिससे कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, जिससे कोई भी इनकम जनरेट हो रही है। यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है? इनकम ट्रांसफ़र हो रही है, एसेट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। व्हाट इज ट्रांसफर्ड? इज इनकम इज ट्रांसफर्ड, नॉट द एसेट इज ट्रांसफर्ड। अभी समझो, राम लखन दोनों आपस में भाई भाई हैं। राम लखन आपस में, दोनों आपस में भाई भाई हैं, एकदम सगे भाई हैं और बहुत ही गहरा प्रेम है। मगर राम ने क्या किया? राम ने कहा कि जो रेंटल इनकम आ रही है वो तो लक्ष्मण तुम ले लेना, जो रेंटल इनकम आ रही है वो तो तुम ले लेना, मगर हाउस प्रॉपर्टी जो एसेट है वो मेरे नाम पर रहेगा, वो एसेट मैं तुम्हारे नाम पर नहीं करूँगा। एसेट राम ने लक्ष्मण के नाम पर क्यों नहीं किया? क्योंकि राम को लगता था कि अगर लक्ष्मण के नाम पर एसेट कर देगा, राम को लगता था कि अगर एसेट को अगर लक्ष्मण के नाम पर अगर कर दिया जाएगा तो कहीं लक्ष्मण उसका ओनर ना बन जाए। ठीक है, राम को लगता था कि अगर लक्ष्मण के नाम पर अगर एसेट कर दिया जाएगा तो कहीं लक्ष्मण उसका ओनर ना बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया? ट्रांसफ़र किया गया है इनकम एंड नॉट दी एसेट। ट्रांसफ़र क्या चीज़ किया गया? ट्रांसफ़र किया गया है इनकम एंड नॉट दी एसेट। सो इफ इनकम इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट दी एसेट इज ट्रांसफर्ड, इफ इनकम इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट दी एसेट इज ट्रांसफर्ड, then income shall be clubbed in the hands of transferor. I hope this example is clear to everyone. First example is very important. Just tell me students if it is clear, then we will proceed to next part. Just give me 1 minute break. चलिए, तो बेसिकली फर्स्ट केस में देखिए हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा कि एक्स ने इनकम को तो ट्रांसफर किया वाई के नाम पर, मगर एसेट को ट्रांसफर नहीं किया। तो डिपार्टमेंट क्या कहता है? डिपार्टमेंट ये कहता है कि अरे तुमने इनकम दिया, एसेट तो दिया ही नहीं,
तो रियल बेनिफिशियल ओनर तो तुम ही हो। तो रियल जब बेनिफिशियल ओनर तुम ही हो तो फिर हम इनकम y की नहीं मानेंगे, हम इनकम x की मानेंगे। और डिपार्टमेंट ने क्या किया, y की उस इनकम पर y के हाथ में टैक्स नहीं लगाया, y की इनकम पर y के हाथ में टैक्स नहीं लगाएगा। इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल कर देगा, इनकम x के हाथ में टैक्सेबल कर देगा। जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि y के हाथ से वो इनकम माइनस और x के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल, ठीक है। बट केस 2 ध्यान से देखिएगा, केस 2 ध्यान से देखिएगा, x यहां पर आगे दिमाग लगाता है, x यहां पर आगे दिमाग लगाता है। x यहां पर कहता है अच्छा चलो, आप कहते हो मैंने इनकम ट्रांसफर नहीं किया, आप कहते हो मैंने इनकम ट्रांसफर नहीं किया। अब x यहां पर क्या करता है, ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा मिस्टर x है, उसने दो चीजें अभी दिया, एसेट को ट्रांसफर किया रिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू, और इनकम को भी ट्रांसफर किया। टू मिस्टर वाई। ध्यान समझना, जो अपना केस 2 है, ध्यान से समझिएगा, जो अपना केस 2 है, ये केस 2 यहाँ पर क्या है, केस 2 यहाँ पर ये कहता है कि मिस्टर एक्स एसेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, साथ साथ में इनकम को भी ट्रांसफ़र कर रहा है। मिस्टर एक्स ने एसेट को भी ट्रांसफ़र किया और अपनी इनकम को भी ट्रांसफ़र किया टू मिस्टर वाई। एक्स ने एसेट को भी ट्रांसफ़र किया और इनकम को भी ट्रांसफ़र किया टू मिस्टर वाई। एक्स ने यहाँ पर क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया, एक्स ने यहाँ पर एसेट को भी ट्रांसफ़र किया और इनकम को भी ट्रांसफ़र किया टू मिस्टर वाई। मगर ध्यान से समझना, एसेट कैसा ट्रांसफ़र किया है, एसेट को ट्रांसफ़र किया है रिवोकेबल ट्रांसफ़र। कैसा ट्रांसफ़र किया है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र। रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि उसने एसेट को वाई के नाम पर कर तो दिया, जैसे ये कैलकुलेटर है, मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया, आई हैव गिवन इट टू यू, ठीक है। बट मैंने इसके साथ साथ में कंडीशन अटैच कर दिया, जब भी हम चाहें इस एसेट को वापस ले सकते हैं, जब भी हम चाहें इस एसेट को वापस ले सकते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफ़र मीन्स वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड कैन बी रिवोक्ड मतलब टेकन बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। मतलब जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उसके लाइफ टाइम तक में हम अगर कभी भी उस एसेट को वापस रिवोक बैक कर सके, देन दैट इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफर। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफर। तो ध्यान समझना, मिस्टर एक्स ने यहाँ पर क्या किया, मिस्टर एक्स ने यहाँ पर मिस्टर वाई के नाम पर अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर, कैसा ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर, अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के नाम पर एसेट कर दिया और साथ साथ में इनकम को भी ट्रांसफर कर दिया टू मिस्टर वाई। अब ध्यान समझना, अब एक्स कहेगा डिपार्टमेंट से कि देखो अब तो एसेट भी किसके नाम पर है, वाई के नाम पर है, इनकम भी किसके नाम पर आ रही है, वाई के नाम पर आ रही है। मगर डिपार्टमेंट उससे कहेगा कि देखो तुमने यहाँ पर चालाकी किया, तुमने चालाकी क्या किया, तुमने चालाकी ये किया कि तुमने उसको रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया। मतलब तुमने उसको मालिक तो बनाया मगर उसको पूरा मालिक नहीं बनाया। पूरा मालिक का मतलब ये हुआ कि तुम जब चाहो उस एसेट को वापस अपने नाम पर ले सकते हो, तुम जब चाहो उस एसेट को वापस अपने नाम पर ले सकते हो। तो यहाँ पर व्हाट ट्रांसफ़र एक्स हैज डन टू मिस्टर वाई इज रिगार्डेड एज रिवोकेबल ट्रांसफ़र एज इट कैन बी टेकन बैक बाय मिस्टर एक्स एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई। जब भी वो चाहे वो ले सकता है, वापस ले सकता है। सच काइंड ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर अगर करता है मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, सच काइंड ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर अगर करता है मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, देन इनकम शैल बी क्लब्ड, देन इनकम शैल बी क्लब्ड, इनकम शैल बी clubbed in the hands of Mr. X। ऐसे केस में भी हम लोग क्या करेंगे, इनकम को क्लब कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, इनकम को क्लब कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। दिस ट्रांसफर इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर की हम लोगों ने बात किया था, रिवोकेबल ट्रांसफर। Actually beneficial ownership means
यू कैन से जो उसका बेनिफिट एक्चुअली उठा रहा हो। बेनिफिशियल ओनरशिप मीन्स जो उसका एक रियल ओनर हो, जो उसको जिसको बेनिफिट मिल रहा हो। यहाँ तक बताइए कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, तो फिर इफ़ देर इज एनी सच डाउट प्लीज टेल मी। आप लोग बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के नाम पर एसेट तो किया मगर रिवोकेबल ट्रांसफर किया। कैसे ट्रांसफर किया? रिवोकेबल ट्रांसफर मींस विच कैन बी टेकन बैक बाय मिस्टर एक्स एनी टाइम whenever he wants, any time whenever he wants during the lifetime of Mr. Y। ये इस वाले फंडे को मिस्टर वाई के लाइफ टाइम तक वाला फंडा, जब अभी हम लोग इररिवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे तो फिर हम लोग उस पर आएंगे। तो देन सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। बट मैंने यहाँ पर ये कहा केस 3, ध्यान समझिएगा, केस 3 मैंने यहाँ पर ये कहा केस 3, मिस्टर एक्स ने सपोज करो अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर किया, इररिवोकेबल ट्रांसफर किया ऑफ एसेट और इनकम भी यहां पर ट्रांसफर हो गई, ऑब्वियस सी बात है इनकम भी यहां पर ट्रांसफर हो गई, किसके हाथ में? इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई टू मिस्टर वाई। तो फिर यहां पर आप क्या करोगे? नो क्लबिंग विल बी डन। प्लीज ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स ने इररिवोकेबल ट्रांसफर किया ऑफ एसेट टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने इररिवोकेबल ट्रांसफर किया ऑफ एसेट टू मिस्टर वाई, इनकम भी ट्रांसफर कर दिया, नो क्लबिंग विल बी डन, कोई क्लबिंग नहीं किया जाएगा। रीजन बिंग यहाँ पर ट्रांसफर कैसा था? ट्रांसफर था इररिवोकेबल ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसा था? ट्रांसफर था इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर मीन्स transfer which cannot be revoked back during the lifetime of transferring। ऐसा ट्रांसफर विच कैन नॉट बी रिवोक्ड बैक, जिसको आप वापस नहीं ले सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग, मतलब एक्स उसको वापस नहीं ले सकता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई, एक्स उसको वापस नहीं ले सकता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई। हाँ, एक बार मिस्टर वाई अगर डेथ करके, देखो उसको सेल नहीं किया है, उसको सेल नहीं किया है, उसको सिर्फ इसने जो है इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है, इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है, ध्यान समझना, इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है। तो फिर ऐसे केस में मिस्टर वाई के नाम पर वो एसेट हो गया, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक हु इज़ द ओनर? मिस्टर वाई विल बी द ओनर। इन सच अ केस income shall not be clubbed in the hands of Mr. X. In such a case, income shall not be clubbed in the hands of Mr. X till the death of Mr. Y। ये मिस्टर वाई की डेथ तक जो है इसको हम लोग जो है क्लब नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मिस्टर वाई की डेथ हो जाएगी, मिस्टर वाई की डेथ हो जाएगी तो मिस्टर एक्स के पास में फिर से पावर आ जाएगा कि वो उसको जब चाहे अपने नाम पर कर ले, वो उस एसेट को जब चाहे
जैसे x ने इसको y को दे दिया, x ने इस एसेट को y को दे दिया, कहा जब तक तुम जिंदा हो ये कैलकुलेटर तुम्हारा है, इसको यूज़ करो, जो भी करो, इससे जो भी इनकम कमाना है कमाओ। अभी y जब तक डेथ नहीं हो जाता तब तक y इस एसेट का यूज़ करेगा। जैसे ही y की डेथ हो जाएगी तो फिर x के पास में पावर आ जाएगी कि वो उसको अपने नाम पर कर ले। भले ही वो उसको अपने नाम पर करता है नहीं करता है वो एक बात अलग है, अगर वो उसको अपने नाम पर नहीं भी करता है तो भी इनकम क्लब हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। अगर वो उसको क्लब नहीं भी करता है तो भी इनकम क्लब हो जाएगी किसके हाथ में? क्लब हो जाएगी इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में। मतलब as soon as the power to revoke back an asset, as soon as the power to revoke back an asset arises in the hands of transferor, जैसे ही अराइज हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, क्लबिंग सेल बी डन, क्लबिंग हम लोग कर देंगे। आई होप दिस फंडा इज प्रेटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Nandini Lakhani is asking, sir, if we make any revocable transfer for any other reason, intentionally, not for the purpose of taking tax benefit, then also will we do tax clubbing? इनका कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर हम लोग जो है टैक्स के बेनिफिट को लेने के लिए नहीं, किसी भी और कारण से अगर हम लोग जो है इसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर भी क्या हम लोग क्लबिंग करेंगे? तो आंसर है यस, हम लोग तब भी क्लबिंग करेंगे। आंसर है यस, हम लोग तब भी क्लबिंग करेंगे। क्लबिंग करने का कारण ये हो गया, क्लबिंग करने का कारण ये हो गया कि आपका डिपार्टमेंट आपके इंटेंशन को नहीं समझेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि नंदिनी लखानी आपने ऐसा क्यों किया था। वो देखेगा अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है तो फिर वो इनकम आपके हाथ में ही क्लब करेगा। टिल डेथ ऑफ मिस्टर वाई हु विल बी द रियल ओनर ऑफ द एसेट्स। लुक बेसिकली क्योंकि इररिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया है उसको रिवोक बैक नहीं किया जा सकता, तो टिल डेथ ऑफ मिस्टर वाई विल बी द रियल ओनर ऑफ द एसेट। मतलब यहाँ पर हमने लिख के दे दिया कि आप जब तक जिंदा है तब तक हम ऐसा एसेट को आपसे ले नहीं सकते, तब इस केस में मिस्टर वाई विल बिकम द रियल ओनर ऑफ द एसेट। I hope this one is clear to everyone. Arium, is it clear to you? Yes, ईसा प्रकाश का क्वेश्चन है सर, आफ्टर डेथ ऑफ वाई देन वी विल क्लब इट विद मिस्टर एक्स। यस, हम लोग ऐसे केस में फिर क्लब करेंगे, मैंने वही आप लोगों को बताया। जैसे ही मिस्टर एक्स के पास में पावर आ जाती है टू रिवोक बैक, वेदर ही रिवोक्स बैक और नॉट, मतलब वो अपने नाम पर उस एसेट को लेता है या नहीं लेता है, डजंट मैटर, इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। ओके, सो रिवोकेबल और इररिवोकेबल ट्रांसफर मेरे हिसाब से समझ में आ गया आप लोग को। इररिवोकेबल विच कैन नॉट बी रिवोक्ड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, रिवोकेबल विच कैन बी रिवोक्ड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। इररिवोकेबल नो क्लबिंग विल बी डन, रिवोकेबल क्लबिंग विल बी डन। इररिवोकेबल नो क्लबिंग, यहाँ पर हम लोग क्लबिंग नहीं करते हैं, बट रिवोकेबल यहाँ पर हम लोग क्लबिंग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फंडा सुनना, ध्यान समझना, नेक्स्ट फंडा सुनना, ध्यान समझना। यहाँ पर जो एसएससी है, जो मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है ध्यान समझना। यहाँ पर जो एसएससी है, जो मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है ध्यान समझना। जो मिस्टर एक्स है वो अपने एसेट्स को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर देता है टू स्पाउस मिसेस एक्स। अब ऐसे केस में इनकम भी ट्रांसफर हो गई। ऐसे केस में ध्यान से समझना, क्लबिंग विल बी अप्लाइड।
ध्यान समझिएगा, मिस्टर एक्स ने क्या किया यहाँ पर ध्यान समझिए, मिस्टर एक्स ने क्या किया यहाँ पर ध्यान समझिए, मिस्टर एक्स ने यहाँ पर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई भी एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया टू मिसेस एक्स, मतलब अपने स्पाउस को, एक्स ने अपने स्पाउस को। दिस कैन बी वाइस वर्सा एज वेल, मतलब मिसेस एक्स अगर कमाऊ पत्नी है, मिसेस एक्स अगर कमाती है तो वो मिस्टर एक्स के नाम पर भी अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर सकती है, अपने एसेट को ट्रांसफ़र कर सकती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, WAC, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ये विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, ध्यान समझिएगा। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में हमारा आपका यहाँ पर इनएडिक्वेट तो आ ही जाता है, मतलब जहाँ पर सपोज करो मिस्टर एक्स ने अगर 1 करोड़ रुपए का मशीनरी की बात कर, ध्यान समझिएगा। अभी मैं हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ रुपए की मशीनरी को मिस्टर वाई को बेच दिया, मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ रुपए की मशीनरी को मिस्टर वाई को बेच दिया, ठीक है। मगर उसके बदले में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ भी नहीं लिया, या लिया तो बहुत कम लिया, लेट से 10 लाख रुपए लिया। मशीनरी कितनी की थी? मशीनरी थी 1 करोड़ की, मगर लिया कितना? लिया सिर्फ 10 लाख रुपए। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को एसेट ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को एसेट ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर ऑब्वियसली इनकम भी ट्रांसफर हो गई। यहाँ पर हमने ट्रांसफर वर्ड यूज़ किया, विदाउट एडिक्वेट ट्रांसफर वर्ड यूज़ किया है। ये आपका इररिवोकेबल ट्रांसफर से भी बड़ा वर्ड हो गया। जब हम किसी को कोई भी सामान बेच देते हैं तो आगे उसके पास में पावर आ जाता है बेचने का, तो बेसिकली मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को ट्रांसफ़र किया विदाउट एडिक्वेट ट्रांसफ़र किया कोई भी एसेट, तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्लबिंग कर देंगे इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। मगर ध्यान समझिएगा, अगर मिस्टर एक्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफ़र करता है एसेट को, ठीक है, किसको? मिस्टर वाई को, जो कि ब्रदर ऑफ एक्स है, तो फिर यहाँ पर नो क्लबिंग विल बी अप्लाइड। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मिस्टर एक्स ने अगर अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एसेट को अगर ट्रांसफ़र किया तब तो क्लबिंग करेंगे। ये तीसरा केस है, ध्यान समझना, ये तीसरा अगला केस है हमारा। अगर मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को, मिसेस वाई बार नाम निकल जा रहा है, मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को अगर ट्रांसफ़र किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर तो यहाँ पर इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। बट अगर मिस्टर एक्स ने अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया एसेट को टू मिस्टर वाई, ब्रदर ऑफ एक्स, तो फिर यहाँ पर क्लबिंग करेंगे क्या हम लोग? नो क्लबिंग विल बी अप्लाइड। हम लोग यहाँ पर क्लबिंग ऐसे केस में नहीं करेंगे। ऐसे केस में क्लबिंग क्यों नहीं करेंगे, वो बात मेरी ध्यान समझना। ऐसे केस में यहाँ पर हम लोग क्लबिंग क्यों नहीं करें, ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पर ओनर मिस्टर वाई भाई बन गया। ऐसे केस में यहाँ पर जेन्युइन ट्रांजैक्शन लगता है डिपार्टमेंट को। देखो, अगर सपोज करो कोई भी एसेट मेरे नाम पर है, मैंने किसी और के नाम पर उस एसेट को कर दिया, तो अब तो वो एसेट उसका हो गया, अब कब्जा उसका हो गया, तो बेसिकली चाहे फिर वो भाई क्यों ना हो, अब एसेट उसका हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसा मिस्टर एक्स तभी करेगा जब उसका बहुत प्रेम भाव होगा। मगर अगर हम कहें मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, मतलब जो मेरा है वो मेरे स्पाउस का है और जो उसका है वो भी मेरा ही है,
तो बेसिकली जो मेरा है अगर मैंने उसके नाम पर कर भी दिया तो भी तो वो मेरा ही है, और जो उसका है वो भी तो मेरा ही है। तो एक तरीके से सब कुछ तो मेरा ही है, मतलब सब कुछ तो मिस्टर एक्स का ही है। तो मिस्टर एक्स ने यहाँ पर क्या किया, अपने एसेट को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया। किसके नाम पर, मिसेस एक्स के नाम पर। अपने स्पाउस के नाम पर तो एसेट ट्रांसफर करना ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि स्पाउस के साथ में आप भरोसा कर सकते हैं। आपने अगर अपने एसेट को अपने स्पाउस के नाम पर कर भी दिया, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर आपने ट्रांसफ़र कर भी दिया, तो फिर भी ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लबिंग कर देंगे इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये फंडा आप लोगों को समझ में आ रहा है? देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। वॉट इज द रोल ऑफ WAC हेयर? ओके, WAC का रोल देखो ये है ऐसा प्रकाश कि सपोज करो अगर 1 करोड़ रुपए का, सपोज करो अगर 1 करोड़ रुपए का एसेट था, सपोज करो अगर 1 करोड़ रुपए का एसेट था, 1 करोड़ रुपए का एसेट था और एडिक्वेट कंसिडरेशन पर ट्रांसफर किया गया है टू मिसेस एक्स। बार बार मिस्टर एक्स के साथ में मिसेस वाई आ जा रही हैं। एडिक्वेट मिस्टर एक्स नहीं, एडिक्वेट ट्रांसफ़र किया है, एडिक्वेट कंसिडरेशन पर ट्रांसफ़र किया है ऑफ एसेट। तो ऐसे केस में यहाँ पर नो क्लबिंग विल बी डन। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए के एसेट के बदले में अगर मिसेस एक्स ने 1 करोड़ रुपये पूरा का पूरा दिया, 1 करोड़ रुपए के एसेट के बदले में अगर 1 करोड़ रुपये पूरा का पूरा दिया, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्लबिंग करेंगे क्या? यहाँ पर हम लोग क्लबिंग नहीं करेंगे। तो मिस्टर एक्स ने अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन ले करके मिसेस एक्स को एसेट दिया है, तो फिर क्लबिंग करेंगे क्या? नहीं, क्लबिंग नहीं करेंगे। मगर अगर मिस्टर एक्स ने अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए हुए मिसेस एक्स को अगर एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्लबिंग करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए, तो अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला पोर्शन है ना, इसमें मुझे 1-2 बातें और आप लोगों को बतानी है, वो मैं चाहता हूँ आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करना। तो आज बस इतना ही करते हैं, इसके बाद का जो पोर्शन है फिर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Please revise thoroughly today's class so that you will be able to understand better in next class.